पंचमहाभूत होते क्या हैं? जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। तो होली का दहन होता है, उसमें दिन के समय हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो होली पे जाती हैं, होली का पूजन करती हैं। तो वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाती हैं, जैसे कि उड़द दाल के वड़े बना के लेके जाएंगी, चने की दाल की वड़ियाँ होती हैं। तो अगर हम इन्हें खाएंगे, इससे हमारे शरीर में डाइजेशन से रिलेटेड भी समस्या होती हैं और कफ बढ़ता है, मतलब इनको नहीं खाना है। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारो होली का त्यौहार। लेकिन होली के त्यौहार पे सिर्फ रंगों का ही जिक्र नहीं होता। होली के त्यौहार पे जिक्र होता है खानों का भी, जिसमें गुजिया आती है, दही बड़े आते हैं और ना जाने ऐसी क्या क्या डिशेज आती हैं जिनका जिक्र होता है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद वैद्य राहुल त्यागी, जो हमें बताएंगे होली का आयुर्वेद से क्या है कनेक्शन। तो सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि होली का दहन जब होता है तो उससे कई बीमारियों का भी संकेत होता है, तो उसका आयुर्वेद से कैसे कनेक्शन होता है? सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को और आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं। अगर बात करें आयुर्वेद के और एक वैद्य के दृष्टिकोण से, तो जो होली का त्यौहार है वैसे तो खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, पॉजिटिव एनर्जी का त्यौहार है। लेकिन अगर समय की बात की जाए तो ये मेनली वसंत ऋतु में, यानी कि अगर आप सनातन पंचांग की बात करें तो चैत्र और वैशाख के मंथ में आता है। तो इस मंथ में हमारे वातावरण में बहुत सारी इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से जैसे फीवर है, फ्लू है और सर्दी है, जुकाम है, उसके अलावा स्किन की कई समस्याएं हैं जैसे अर्टिकेरिया, एलर्जी होना, रैसिस हो जाना, ऐसी चीज़ें डेवलप होती हैं। एक्चुअली होता क्या है, इस टाइम पे कफ का प्रकोप होता है। हमारे जो शरीर है उसमें नेचुरल रूप से भी कफ बढ़ा हुआ होता है और पित्त है उसके साथ उसका भी बढ़ा रहता है, उसका भी प्रकोप होता है, तो जिसकी वजह से ये व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि होलिका दहन के समय जो पूजा में सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर खान पान की चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं, उपले भी चढ़ाए जाते हैं, जो एक हमारी सनातन धर्म में माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कोई मालपुआ चढ़ा रहा है उसमें, कोई उड़द की दाल के पकौड़े, मतलब दही बड़े जो होते हैं उनको चढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका आयुर्वेद से कैसा कनेक्शन होता है? देखिए, हमारे जितने भी त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं सनातन धर्म में, उन सभी के साथ कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे चाहे आप दिवाली को ले लीजिए, चाहे होली को ले लीजिए, उनके साथ कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे आप देखेंगे होली के 2 दिन होली के होते हैं। पहला होता है होली का दहन वाला और दूसरा होता है रंग पंचमी वाला। तो जब होली का दहन होता है उसमें दिन के समय हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो होली पे जाती हैं, होली का पूजन करती हैं। तो वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाती हैं, जैसे कि उड़द दाल के वड़े बना के लेके जाएंगी, चने की दाल की वड़ियाँ होती हैं, मीठी चीज़ें हैं जैसे मालपुए हैं वो लेके जाते हैं, नए अनाज, नए गेहूँ, नए चावल, ऐसी चीज़ें लेके जाती हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं इनको वहाँ पर चढ़ा के आते हैं। जनरली ये सभी अगर देखा जाए तो ये गरिष्ठ भोजन है। तो अगर हम इन्हें खाएंगे, इससे हमारे शरीर में डाइजेशन से रिलेटेड भी समस्या होती हैं और कफ बढ़ता है। तो एक्चुअली जितनी भी ऐसी परंपराएं हैं वो कोई ढकोसला या अंधविश्वास नहीं होती हैं। ये परंपराएं हैं, ये एक चेकलिस्ट है। मतलब आने वाले समय में, इस वसंत ऋतु में हमें इन चीज़ों का त्याग करना है। ये चैत्र वैशाख के मंथ में ये चीज़ें वर्ज्य हैं, मतलब इनको नहीं खाना है। तो इसलिए इन चीज़ों को हम वहाँ पे चढ़ा के आते हैं। दूसरा, जब शाम के टाइम पे या रात को होली का दहन किया जाता है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डालते हैं, जैसे कि तिल होते हैं, जैसे कि चंदन है, नीम के पत्ते हैं, जैसे कि हवन की सामग्री होती है, लौंग है, इलायची है, जटामांसी है, गुग्गुल है, लोबान है, ऐसी चीज़ें इसलिए डालते हैं। तो जब ये आग में जलते हैं तो इससे वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध होगा तो जो वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो ख़त्म होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जलाने के लिए बोला गया है। सर हमने ये भी देखा है जब होलिका दहन होती है तो उसमें कई सारी सामग्री, जैसे आपने अभी बताया, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं जो कि हमारे पोल्यूशन, हमारे वातावरण को काफ़ी अच्छा करता है और हमारी बॉडी से उसको कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन सामग्री डालने के बाद होलिका दहन के चारों तरफ परिक्रमा करी जाती है, उसका आयुर्वेद की दृष्टिकोण से क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है?
देखिए, परिक्रमा भी, उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे मैंने अभी बताया कि इस ऋतु में या इन माह में कफ का प्रकोप होता है शरीर में, वो कफ जमा हुआ होता है। तो जब वो कफ जमा हुआ है, जब हम परिक्रमा लगाते हैं होली के चारों तरफ, तो उससे क्या होता है, वो कफ मेल्ट होता है और कफ की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनका नाश होता है। इसलिए उस परिक्रमा के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन या वैज्ञानिक कारण है। ओके, तो सर होलिका का जो त्यौहार आता है उसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसमें कलर से खेलते हैं, पिचकारी से पानी फेंकते एक दूसरे पे, और इसको एक नाम ये भी बोलते हैं पंच महाभूत, ये भी नाम है। तो इस नाम का पहले तो आप ये बता दें इसका मतलब क्या है। देखिए, क्या होता है, होली का दहन से अगले दिन रंग पंचमी या दुल्हनडी का त्यौहार होता है, जिसमें हम अपने परिचितों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के ऊपर रंग फेंकते हैं, उन्हें रंग लगाते हैं। तो इसके पीछे ये कोई ऐसे ही कोई फेस्टिवल या त्यौहार नहीं बना दिया गया है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। और अगर आयुर्वेद का दृष्टिकोण देखा जाए तो हमारे शरीर में एक्चुअली 7 चक्रास होते हैं। वो 7 चक्र होते हैं, वो हमारे शरीर की डिफरेंट एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो चक्र होते हैं एक्चुअली ये विभिन्न रंगों से एक्टिवेट होते हैं। तो अगर हम किसी रंग को अप्लाई कर रहे हैं तो वो चक्र को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो आपने पंच महाभूत की बात की, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना पंच महाभूत के बना है। मैं, आप, हमारे जो रंग हैं, हम जो खाना खाते हैं, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो बिना पंच महाभूत के बनी है। पंच महाभूत होते क्या हैं? जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। तो ये 5 महाभूत जब तक इक्विलिब्रियम में है, जब तक साम्यावस्था में है, तो शरीर को हमारे हेल्दी रखते हैं, हमें रोग नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनमें डिसबैलेंस हो गया तो हमारे बॉडी, माइंड और सोल में डिसबैलेंस होता है और इम्बैलेंस जो है रोग का कारण बनता है। अब जैसे ये 5 महाभूत हैं, इनके स्पेसिफिक अपने कलर भी होते हैं। जैसे पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत का पीला रंग होता है। जैसे जल महाभूत यानी पानी है, तो जल महाभूत का डीप ब्लू या हम कहें तो गहरा नीला कलर होता है। अग्नि महाभूत का लाल कलर होता है। वायु महाभूत है, उसका हरा रंग होता है। और आकाश महाभूत है, उसका हल्का नीला या आसमानी कलर होता है। तो ये डिफरेंट कलर जब हम हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में उन महाभूत का बैलेंस बनता है। इसलिए शरीर जो है वो रोगों से बचा रहता है। ये तो सर हो गई हमारे हम किस बीमारी से कैसे बच सकते हैं होलिका दहन के समय और रंगों के त्यौहार का जो अगला दिन होता है पंच महाभूत। लेकिन आप भी जानते होंगे कि पुराने ज़माने में कि लोग जो है प्योर कलर से खेलते थे, नेचुरल कलर्स जिन्हें बोलते थे। हल्दी से कलर बनाते थे, टेशू के फूल से कलर बनाते थे, बेसन से कलर बनाते थे, जो हमारी बॉडी को बिल्कुल हार्म नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में सिर्फ केमिकल्स का ही यूज़ हो रहा है। होली के नाम पर हम केमिकल से खेलते हैं। तो हम आयुर्वेद में हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करके हम नेचुरल कलर्स बना सकते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल हार्म ना करें? आपने बिल्कुल सही कहा। पुराने ज़माने में कलर बनाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता था। जैसे कि आपने बताया टेसू, यानी कि हम उसे पलाश बोलते हैं, उसके फूलों का, गुड़हल के फूलों का, बेसन का, कॉर्नफ्लोर का, चंदन का, हल्दी का, इन चीज़ों का, हम मेहंदी का, इन चीज़ों का उपयोग करते थे नेचुरल प्राकृतिक कलर बनाने के लिए। ये जो कलर होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, जब हम इन्हें अपने शरीर पे या किसी के शरीर पे लगाते हैं तो एक विशेष काम करते हैं। आपने सुना होगा उबटन के बारे में, उद्वर्तन कहते हैं आयुर्वेद में उसे। तो उसके बारे में बताया गया है कि उद्वर्तनम कफहरम मेदसो प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। मतलब जो इस समय बसंत ऋतु में कफ बढ़ा हुआ है उसका नाश करता है वो उद्वर्तन या उबटन। मेदसो प्रविलायनम, अगर कहीं एक्सेसिव फैट बढ़ा हुआ है, एडिपोज टिश्यू बढ़े हैं, उनको मेल्ट करने का काम करता है। स्थिरीकरणम अंगानाम, हमारे शरीर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। त्वक प्रसाद करम परम, मतलब कि जो स्किन है उसकी टोनिसिटी बढ़ाता है, हमारा कॉम्प्लेक्शन निखारता है। तो अगर आज की बात करें, जो हम आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हैं होली खेलने के लिए, वो इसके उल्टा उनका इफेक्ट है। वो आपके स्किन का जो कलर है उसको डल करते हैं, स्किन में डिहाइड्रेशन करते हैं, स्किन में रफनेस लाते हैं।
और उसकी वजह से स्किन पे रैशेस आना, रेडनेस आना, अर्टिकेरिया जो गांधी उठ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ें डेवलप होती हैं। हमारे बाल हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो अगर हम नेचुरल कलर या प्राकृतिक रंगों का उपयोग करेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब ये प्राकृतिक कलर अपने घर पे कैसे बनाए जा सकते हैं? तो जैसे कुछ रंग हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम लाल रंग का गुलाल या लाल रंग का कलर बनाएं, रेड कलर बनाएं, तो जैसे बीट रूट होता है, चुकंदर है, आप उसको मिक्सर में थोड़ा पानी डाल के मैश कर लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उसमें आप थोड़ा गुलाब जल डालिए और जो कॉर्न फ्लोर होता है वो मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करके उसको सुखा दीजिए, तो वो प्राकृतिक लाल रंग तैयार हो जाता है। अगर आप प्राकृतिक हरा रंग तैयार करना चाहते हैं तो जैसे पालक है, हमारी जो सब्जी है पालक है, हरा धनिया है, उनका आप रस निकाल लीजिए ऐसे ही, उसमें आप कॉर्न फ्लोर या बेसन मिक्स कर लीजिए, थोड़ा गुलाब जल है वो मिक्स कर लीजिए अच्छी सुगंध के लिए, और आप उसको सुखा दीजिए, तो वो जो बनेगा वो हरा रंग बन जाएगा। ऐसे ही गुलाबी है, अगर टेसू के फूल का रस निकाल के हम करेंगे तो गुलाबी कलर बन जाएगा। और अगर हल्दी, चंदन वगैरह और गेंदे के फूल है उनसे हम कॉर्न फ्लोर मिला के और गुलाब जल मिला के बनाएंगे तो पीला रंग बन जाता है। तो इस प्रकार के जो रंग प्राकृतिक रूप में बनते हैं वो उबटन की तरह हमारे शरीर पे काम करते हैं, और वो हमारे शरीर से जो स्किन की बीमारियां हैं उनको इरेडिकेट करते हैं, उनको निकालते हैं, ना कि उल्टा उनको शरीर में डेवलप करते हैं। होली के त्यौहार पे हम सभी जानते हैं कि सबके घर कुछ ना कुछ अच्छा खाने को बनता है, जैसे कि गुजिया बनती है देसी घी में वो भी, और कचरियाँ बनती हैं, और ना जाने ऐसी कई 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 डिशेज़ लोग अलग अलग बनाते रहते हैं जिसको खाने में भी स्वाद आता है, लेकिन बाद में उसका उतना ही इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारी बॉडी पे। कई सारी बीमारियाँ होती है, पित्त उछल जाती है किसी को कफ हो जाता है, किसी को कोई अन्य बीमारी, डाइजेशन की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे में आयुर्वेद से हम इसको कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? मतलब एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ऐसा तो कोई भी त्योहार नहीं है हमारे यहाँ कि जिसमें अच्छा खाने को घर पे नहीं बनता है। हाँ। तो अगर होली की बात करें तो उसमें अगर मिठाइयों की बात करें तो गुजिया बनाते हैं लोग, चंद्रकला एक मिठाई होती है वो बनाते हैं, उसके अलावा नमकीन चीज़ें, चाट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अगर हम गुजिया की बात करें तो गुजिया में जो हमें मार्केट से मिलती हैं या जनरली हम बनाते हैं तो उसमें मैदा डालते हैं लोग, रिफाइंड डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मैदे की जगह हम गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, मिश्री हम चीनी की जगह यूज कर सकते हैं, एक धागा मिश्री आती है जो शरीर से पित्त को कम करती है। इसके अलावा गाय का घी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नमकीन चीज़ों की, जैसे कि उड़द दाल के वड़े बनाए जाते हैं, गुजिया बनाते हैं उड़द दाल की चाट बनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उड़द दाल एक्चुअली कफ और पित्त दोनों को बढ़ाने वाला है और शरीर के जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करने वाला है। तो उन उड़द दाल वड़ों की जगह हम क्या करेंगे, मूंग की दाल की वड़ियाँ बना सकते हैं। मूंग ईजीली डाइजेस्टेबल है, आसानी से पच जाती है, कोई दोष नहीं बढ़ाती शरीर में, और जैसे गैस, एसिडिटी, अपचन जैसी कोई समस्या नहीं डेवलप करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस टाइम पे ना समर हीट होती है होली के टाइम पे, तो उस समर हीट से कैसे बचा जा सके उसके लिए एक पेय बनाते हैं, उसको हम ठंडई कहते हैं। तो जनरली जो ठंडई है मार्केट में भी बनी बनाई मिलती है, लेकिन वो आपका शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो आप उसे घर पे इजीली बना सकते हैं। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम है, अखरोट है और काजू है, वो ले लीजिए। सीड्स हैं जैसे कि पॉपी सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, मुनक्का है, खजूर है, ये ऐसी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, इन सबको मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया हमने। उसके बाद इनमें हम मिल्क ऐड करते हैं, दूध ऐड करेंगे, अच्छे से मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको केसर डाल के और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के सर्व करते हैं। तो ये क्या करता है, एक तो जो समर हीट है उसको न्यूट्रलाइज करता है, दूसरा हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ाता है, तीसरा जो होली में खाई गई चीज़ें जैसे चाट पकौड़ी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, उससे गैस, एसिडिटी डेवलप हो रही है, उसको सबसाइड करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है।
सर जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि ये सब तो हमने समझ लिया आपसे कि हम अब कैसे बीमारियों को बचा सकते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं एक बहुत ही लाइट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि आप भी होली का त्यौहार मनाते हैं, तो आपका फेवरेट डिश क्या है? आप क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, अगर मेरी बात करी जाए तो मुझे जो मूंग की दाल की वड़ियाँ हैं उनसे चाट बनाना और वो खाना वो बहुत पसंद है। तो वो हमारे यहाँ पे घर में होली के टाइम पे अवश्य बनाई जाती हैं। तो आप उसमें पूरा हाइजीन का, पूरा आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अगर हम घर पे खाना भी बनाते हैं, इवन अगर हम जो पीने की चीज़ें, पानी है, दूध है या छाछ पीनी है, उसका क्या नियम है, कैसे पीनी चाहिए, उस सब में हम आयुर्वेद के नियम फॉलो करते हैं। सर लास्ट में लीडिंग भारत की जो ऑडियंस है, इनको आप होली से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे और आपका आखिरी मैसेज क्या देंगे इन्हें? मैं अपने जो श्रोता हैं उनको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि होली अवश्य मनाएं। होली जो है रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और पॉजिटिव एनर्जी का त्यौहार है। लेकिन होली खेलनी है आपको तो नेचुरल प्राकृतिक रंगों से खेलें और आयुर्वेद ने जो होली के बारे में बताया है उसको अपने जीवन में अपनाइए और स्वस्थ रहिए।